Assalamu alaikum. So we are to start with next outline, which is just let me write the first outline part, which is Newtonian. Okay, so there is the ball pen. There is our Newtonian laws of motion, and a very vague statement, which is calculus based approach to kinematics and dynamics. तो फर्स्ट जो पार्ट हमारा बड़ा अंडरस्टूड है कि आपने न्यूटोनियन लॉज देखने हैं अब, लेकिन ये जो नेक्स्ट है कि कैलकुलस बेस्ड अप्रोच टू काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स की अगर हम तारीफ देखें तो काइनेमेटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट स्टडिंग इट्स इफेक्ट। और इसमें अगर हम देखें तो काइनेमेटिक्स में क्या क्या चीज़ें हमारे पास आती हैं? वी हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, अब ये तीन इक्वेशन मोशंस क्या करती हैं? आपको इनिशियल स्पीड दी गई है, फाइनल स्पीड के मुतालिक बता सकती है अगर आपको एक्सेलरेशन और टाइम का पता है। तो इसमें जस्ट आप क्या कर रहे होते हैं? द स्टेट ऑफ अ मोशन विदाउट स्टडिंग इट्स काज। आप काज की स्टडी नहीं कर रहे होते। सो इक्वेशन ऑफ मोशन आ सकती हैं, उसके बाद कुछ और एलिमेंट टॉपिक्स आ सकते हैं जिसमें आप काज को स्टडी नहीं कर रहे, लेकिन आप जिस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं वो है उसका इफेक्ट। एंड डायनामिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ मोशन एंड आल्सो कंसीडरिंग इट्स काज। अब काज में सबसे जो मेजर काज है वो एनर्जी है, मोमेंटम है, विच कैन बी इंटर रिलेटेड। फिर वो एनर्जी को हम वर्क से रिलेट कर लेते हैं एंड सो फार। सो ये एक वेग जो स्टेटमेंट है, इसमें बेसिकली आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स की बेस्ड ऑन कैलकुलस। सो यू विल नॉट लुक like A is equal to V over T, but you have to do like A is equal to dV over dt और d square x over dc square। मतलब आपने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इन चीज़ों की टर्म में काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स को पढ़ना है। ओके, सो फर्स्ट मूव विद न्यूटोनियन लॉज ऑफ मोशन, विच इज़ योर चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम MBD बुक, MBD कलीम अख्तर। इसमें जो पहला क्वेश्चन ही आपका बनता है वो है न्यूटोनियन लॉज ऑफ मोशन। तो पहला आपके पास न्यूटोनियन लॉज बेसिकली क्या है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम अदर फोर्स। और ये रेस्ट के अलावा यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यू हैव दिस बॉक्स, वी हैव सीन दिस बॉक्स इन वेरी फर्स्ट लेक्चर। और ये रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट पे रहेगा और मे बी देयर इज अ फोर्स बट अ बैलेंस फोर्स कि अगर ये 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है, बैलेंस कर रही है। सो इस केस में भी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और वो रेस्ट पे ही रहेगा। इसी तरह अगर कांस्टेंट मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, जैसे कि हमारी अर्थ है, जिसे इनर्शियल फ्रेम भी कहते हैं, तो ये इनर्शियल फ्रेम से मुराद है जिसके ऊपर न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है। ओके, so this is basically the very first statement. A body at rest will remain at rest and a body moving with uniform velocity will continue to motion unless acted upon by some unbalanced force. अनबैलेंस इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि देखने के ये जो केस है कि बैलेंस फोर्स मौजूद है बट इट इज एन अनबैलेंस फोर्स। सो अगर इसमें आप सिंपल डेफिनेशन लगाएं एक्सलेरेशन की, तो आपको पता लगेगा एक्सलेरेशन 0 है, जिसकी वजह से हम इसे इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। उसके बाद आ जाए न्यूटन सेकंड लॉ पे। एंड जस्ट टू ऐड कि ये जो क्वेश्चन है ये PMS
and CSS 2022, PMS 2022 और CSS 2021 में आ चुका है। PMS में स्ट्रेट फॉरवर्ड था, एक्सप्लेन न्यूटोनियन 3 लॉज ऑफ मोशन। CSS में क्या था वो भी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज न्यूटन सेकंड लॉ, कि जब अनबैलेंस फोर्स लग जाए, when that unbalanced force act upon it, act upon that body, तो क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा और वो एक्सेलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन सॉरी इट्स और इसको हम दूसरा रिलेट कर सकते हैं फोर्स के साथ। अगर फोर्स ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन कम होगा, तो इसको आप कंबाइन कर लें तो यू विल हैव एफ ओवर एम। वी कंसीडर अ कांस्टेंट जिसको हम 1 ले लेते हैं, एंड देन सिंपली इट इज एफ इज इक्वल टू एम ए। सो दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ, which is classical definition, classical formula, but here we have to apply a calculus based approach. So F is equal to ma can be written as this. So this mvf minus mvi is t, and that it is delta p over delta t. So this is a very famous form of Newton's second law. Force is equal to change in linear momentum. यही जो CSS 2021 में क्वेश्चन है, part of a question के show that force is equal to what is the relationship of force with linear momentum and angular momentum. Angular momentum जब हम जाएंगे तो वहां पे देखेंगे. So this is the relation of force with linear momentum. अब अगर इसको हम डेरिवेटिव की ज़बान में लिखना चाहें तो that will be F is equal to dp by dt. So this is basically Newton's second law. Then we have third law. Newton's third law is usually simply defined as every action has a reaction equal in magnitude but opposite in direction. So if action force is A and reaction force is R, so there is a negative sign. The important thing or the important MCQs here is, if I write it like that, then there should be no negative, क्योंकि negative basically किस चीज़ की वजह से, डायरेक्शन की वजह से। मैग्नीट्यूड तो बराबर है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो अगर मैग्नीट्यूड की बात आएगी तो दे विल बी इक्वल, लेकिन जब डायरेक्शन की बात आएगी, मतलब ऊपर एरो साइन लगा होगा, then there will be a negative sign which shows के but opposite in direction, and they action and reaction never act on a same body, दो different bodies पे लगेंगे. So this is Newton third law, and that concludes our question 1, which is Newtonian laws basic discussion. So just you need to define it, write some formulas if there are, and importantly write a relationship of force between momentum, which is, as I told, is a part of CSS 2021. What is the relationship between force and linear momentum and angular momentum. Angular momentum वाला हम जब relevant topic पे पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह उसको तब discuss करेंगे. Okay, so this first thing is done. Now let's move to this second part of outline, a calculus based approach to kinematics and dynamics. So we need to look out for the formulas which we already have. For example, if we talk about velocity, velocity can be written as first derivative of position with respect to time. Acceleration can be written as first derivative of velocity with respect to time or second derivative of position with respect to time. So based on these we can derive the equations of motion which we have studied before in our basic physics.
So this is question 9 from MBD book. The topic name is rectilinear motion, the motion in a straight line, and we need to define the formulas for that. So first equation of motion, आप simply यही जो एक्सेलरेशन की तारीफ है जो हमने ऊपर की है इसी को कैरी कर लें. A is equal to d square x over dt square, the second derivative of velocity. तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? A is equal to d by dt dx by dt. अब डायरेक्ट डिफरेंशियल को सोल्व करना है तो आपको उसका इंटीग्रल बनाना पड़ेगा, सो दैट इसको इधर ले जाएं like this. Take integration on both sides. I'll start it here. So डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा एंड ये कांस्टेंट है a तो ये बाहर आ जाएगा. So it will be at with some you can do an extra step like that. So this is like this and this is like this. So at प्लस कोई कांस्टेंट c. अब ये कांस्टेंट c कैसे निकालते हैं? इनिशियल कंडीशन क्या है कि जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन 0 थी. तो जब आप ये पुट करेंगे x0 t0 तो c क्या आ जाएगा? 0. तो इसको इक्वेशन 1 में दर्ज कर दें तो x इज इक्वल टू आ जाएगा at. Sorry, it's I had made a mistake. This is not dx, this is dx over dt. This dt goes here, so this is dx over dt. So when we integrate, this is still dx over dt क्योंकि ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल हुई है. देन दिस इज dx over dt. और अभी जब इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया तो dx over dt इज बेसिकली u यानी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हम 0 भी ले सकते हैं लेकिन फॉर द सेक ऑफ जनरलाइजेशन दिस इनिशियल वेलोसिटी विच इज u. इट विल बी, जब आप वापस इसमें दर्ज करेंगे सो इट विल बी dx over dt विच इज v, c की जगह u and then at. So this is equation of motion. First equation of motion v is equal to u plus at. So आपने कैलकुलस बेस अप्रोच यूज करते हुए, यानी अगर आप 9th या इंटर की बुक्स में देखें तो इसके लिए हम डायग्राम ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कैलकुलस बेस अप्रोच यूज की. सिंपल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ली. आई हैड अ मिस्टेक इन स्टार, लेकिन उसको करेक्ट किया हमने. इंटीग्रेशन की और हमने सिंपली एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगी? वेलोसिटी. और वेलोसिटी ही बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, द रिलेशनशिप ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी. Then move on to the next equation of motion which is basically the relationship of position. So जो ऊपर हमने derive किया उसी को ही ले लेते हैं, which is dx over dt is equal to u plus at. Again we need an integral, इसको उधर ले जाएं. So dx u dt plus a t dt. So x is equal to u t plus a t का डेरिवेटिव आ जाएगा t स्क्वायर ओवर 2, अगेन ए कांस्टेंट. सो x इज इक्वल u t प्लस हाफ a t स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c. सो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई सेकंड, लेकिन इसमें हमें अभी तक इस c कांस्टेंट का नहीं पता. c हम पहले ले चुके हैं, सो इसमें हम इसे c1 कह देते हैं. सो c1 के लिए हम क्या करेंगे? इनिशियल कंडीशंस पुट करेंगे. तो इनिशियल कंडीशंस क्या? वही कि इनिशियली टाइम t0 पे x 0 है, कि आपका इनिशियली जो स्टार्ट है वो 0 पे स्टार्ट है. तो इसमें दर्ज कर दें आप, इक्वेशन 2 कह लें इसे. तो इक्वेशन 2 में x 0, ये भी 0 क्योंकि t 0, ये भी 0 क्योंकि t 0, तो c1 भी क्या आ जाएगा? 0.
तो इसको इक्वेशन 2 क्या अपडेट हो जाएगी, जो कि हमें वैसे भी पता था कि सिंपली ये हमारे पास यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, सो एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन को इंटीग्रेट किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, उसी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को मजीद इंटीग्रेट किया अगेन, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। सो दिस इज व्हाट कैलकुलस बेस्ड अप्रोच ही डिस्कस इन योर आउटलाइन। ठीक है, क्योंकि calculus is all about differentiation, integration, limits and the relevant concepts. Okay, now let's move to equation 3, third equation of motion, which again need to be defined. अब अगर आप थर्ड इक्वेशन मोशन रिकॉल करें, दैट्स अ रिलेशनशिप ऑफ displacement s or x with speed, so there should be speed as well and there should be distance as well. तो अगर मैं again acceleration को define करूं, which was d square x over dt square, or we can write it as dv over dt, और यहाँ से अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ, यानी मुझे पोजीशन वेलोसिटी दोनों चाहिए, इसमें पोजीशन नहीं है, तो उसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपनी तरफ से x dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड, सो दैट विल बी dv over dx एंड देन dx over dt। मतलब हमने इसको यूं क्रॉस लिख दिया और इसको इसके साथ क्रॉस लिख दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली dx over dt किसकी तारीफ है, v की। तो ये आपके पास रिलेशन बन गया, a इज इक्वल टू वी डी वी बी ओवर डी एक्स। अब हमारी ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करता है, इसमें वेलोसिटी भी आती है और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी आता है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन मोशन बन जाएगी, तो सिंपली ए डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी वी, तो ये आ जाएगा ए एक्स, दिस विल बी वी स्क्वायर ओवर 2, क्योंकि आगे उसका इंटीग्रेशन मौजूद है, प्लस कांस्टेंट जो हम इस दफा C2 कह देते हैं। अब अगर हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, इसको इक्वेशन 3 कह दें, तो इनिशियल कंडीशन पुट कर दें। इनिशियल कंडीशन क्या है कि जब x 0 है तो v है u, इनिशियल वेलोसिटी। तो आप जब इसमें पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये इधर माइनस होगा, जिसको मैं उधर ले जाऊंगा, सॉरी प्लस होगा, उधर ले जाऊंगा तो वो बन जाएगा माइनस। तो ये आ जाएगा C2 इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर ओवर 2। इस C2 की वैल्यू आप इसमें वापस दर्ज कर दें, तो दैट विल बी सिंप्लीफाइड टू ax इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर 2 माइनस यू स्क्वायर ओवर 2। ये 2 कॉमन है, एलसीएम बना लें जैसे भी आपको इजी लग रहा है। तो 2ax is equal to v square minus u square, and you remember it, this is the third equation of motion which we have done in a calculus based approach. So simple derivations हैं, so it could be like prove three equations of motion, so it will not be graphical method or some typical method, it has to be a calculus based approach which we just discussed here. Okay, let's move to the next stuff, which is question 10 from MBD. Again, it's kinematics. It's kinematics and it's acceleration and it's specific acceleration, variable acceleration. Variable acceleration. अब variable acceleration जो है वो basically acceleration can be a function of time, acceleration can be an explicit function of velocity, and acceleration can be an explicit function of position or displacement. So based on this, we will define acceleration, which is simply d square x over dt square, no trouble here, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है ना, तो इसलिए यही तारीफ अप्लाई हो जाएगी। इसको अगेन उसी तरह आप डी ओवर डी टी डी एक्स ओवर डी टी इंटू ए ऑफ टी, ये उधर जाके इंटीग्रेट हो जाएगा, और अब इस दफा आप इसको कांस्टेंट नहीं ले सकते क्योंकि ये भी जिस इंटेग्रल का फंक्शन है, कर्नल है उसका, तो ये इससे कैंसिल हो गया, नो मिस्टेक दिस टाइम होपफुली। तो डी एक्स ओवर डी टी विच इज इक्वल टू ए ऑफ टी डी टी प्लस सम कांस्टेंट ए। अब
लास्ट टाइम यहाँ पे ए बाइट था तो हमने सिंपली से सोल्व कर लिया, अब नहीं कर सकते क्योंकि वो फंक्शन है। तो जैसे हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके इसको थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं को बेहतर करने की, अदरवाइज इट्स मोर लेस यहीं पे हमारा कुछ क्लोज होगा। तो इसका कोई भी जो भी आंसर आता है विच वी डोंट नो फॉर द टाइम बीइंग, तो हम इसे कह देते हैं फॉर एग्जांपल कि ये बी टी आएगा, यानी कोई भी आंसर आएगा विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो कुछ भी हो सकता है। तो जस्ट हम क्यों कर रहे हैं, ताकि इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सके मजीद। तो ये इंटीग्रेशन एंड दिस इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है। सो एक्स इज इक्वल टू बी टी डी टी प्लस ए टी प्लस अगेन कोई कांस्टेंट बी। सो दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ displacement in a case when acceleration is depend upon time, यानी टाइम के साथ आपका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो अगर आपने पोजीशन निकालनी है, so what you need bt। bt क्या है, बेसिकली दैट्स एन इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसको फर्दर आप इंटीग्रेट करेंगे, एक कांस्टेंट जो डिफाइन होगा, ये बाउंड्री कंडीशन जो कि आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी, तो यहाँ से आप एक्स लेंगे। इस पर हम कोई क्वेश्चन करते भी हैं तो ये मजीद क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज फर्स्ट केस व्हेन आपका जो एक्सेलरेशन है वो टाइम डिपेंडेंट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस विच इज व्हेन एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी डिपेंडेंट, ए इज डिपेंडेंट ऑफ वी। और अगर आप रिकॉल करें, अभी हमने ये डिराइव किया था, वी इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। दिस इज हाउ वी डिड इट, कि हमने टाइम वाले पार्ट को रिप्लेस कर दिया वेलोसिटी वाले पार्ट से। दिस वन, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, उसको मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं। तो हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, वो डिफाइन पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। तो ये dx इधर आ गया, सो दैट्स v dv ओवर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। इधर आप ये जो ब्रैकेट है जस्ट रिप्रेजेंटेड फंक्शन वेलोसिटी, इट्स अंडरस्टूड। इफ यू लाइक टू स्किप इट यू कैन। सो जस्ट इंटीग्रेट कर लें, तो x डी एक्स का x आ जाएगा, तो दैट विल बी v dv over a into v plus some constant c, whatever you like to say। तो इसको आप कैसे मालूम कर सकते हैं, बाउंड्री कंडीशन से। सो अगर आप इसको कंपेयर करें एक और फॉर्मूले के साथ, विच इज a of v is equal to dv over dt, ये हमें पता है एक्सेलरेशन की तारीफ। और अगर मैं इसको dt को बाहर ले लूं और इसको मैं अंदर ले लूं, dv over a एज अ फंक्शन वेलोसिटी इज इक्वल टू dt, यानी हम इस चीज पे फोकस्ड है। तो अगर मैं x इज इक्वल टू v और dv over av की जगह dt दर्ज कर दूं, तो ये मेरी इक्वेशन इस तरह सिंप्लीफाई हो जाएगी। और इसको आप फर्दर इंटीग्रेट कर सकते हैं और वहां से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 4x in terms of acceleration, where acceleration is a function of velocity। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन भी ले सकते हैं, dv over av प्लस, या आप टाइम को भी निकाल सकते हैं यहाँ से और यहाँ से पोजीशन को भी निकाल सकते हैं, वट एवर यू विश टू। ओके, लास्ट थिंग इज distance dependent acceleration which is a as a function of acceleration। so उस पे आप अगेन वही डेफिनेशन अभी अप्लाई करेंगे जो अभी हमने लिखी, क्योंकि इसमें आपके पास पोजीशन भी थी। so ये आपके पास वो आ जाएगा v dv। अब आपका जो डिफरेंशियल है वो x का बनेगा, लास्ट टाइम v का था। so इसको इंटीग्रेट कर लें, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर ओवर 2
और आपका a of x t of x अगेन वी डोंट नो कि क्या आएगा, सो जस्ट लेट्स से इट्स सम फंक्शन f of x प्लस सम कांस्टेंट c for which he has posed something c by 2 in your question in order to match this v square over 2 type thing. So इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो दैट विल v square is equal to 2 f of x प्लस c. यहाँ से आप v की अगर तारीफ निकाल लें तो बनेगी v is equal to 2 f of x अंडर रूट सारे का एंड प्लस माइनस, और v किसके बराबर होता है dx बाई dt. ये dt उधर जाके डिफरेंशियल हो जाएगा. तो मजीद आप इसे इंटीग्रेट कर दें या इधर से dt की वैल्यू अगर हम निकाल लें क्योंकि हमें टाइम के लिहाज से चाहिए, तो उसका तरीका ये होता है कि आप इसे रेसिप्रोकल ले लें और इधर से इसको दूसरी साइड पे ले जाए. मैं इधर से मूव कर लेता हूँ. सो आई जस्ट मूव इट हेयर टू हेयर और फिर मैंने इसकी इंटीग्रेट कर दिया. सो टी किसके बराबर आ गया डी एक्स 2 एफ ऑफ एक्स प्लस सी अंडर रूट इंटीग्रेशन प्लस माइनस, और क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेट फिर से किया है तो सम कांस्टेंट डी. तो ये कांस्टेंट कैसे निकलेंगे एज वी डिस्कस बाय बाउंड्री कंडीशंस. So this is how we can make relationship for time position डिपेंड अपॉन कि आपका जैसे कि इस केस में वेरिएबल एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो आपने पोजीशन को विद रिस्पेक्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला. यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है तो आपने पोजीशन और टाइम का रिलेशन बनाया, और यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन है तो यहाँ पे आपने टाइम की वह फॉर्मूला बनाया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स. सो दिस इज हाउ वी कैन डिस्कस these kinematics parameters, physical quantities in terms of calculus stuff as discussed by the outline. Okay.